हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ माइंड मैप में। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर से जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला उसका जो है की पॉइंट जो होगा और ट्रांसफार्मर में जो भी लॉस होगा उसको हम लोग देखेंगे माइंड मैप के ज़रिए। यह जो वीडियो बनाया जा रहा है केवल और केवल रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है और यह जो ट्रांसफार्मर का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड हो चुकी है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, तो उसमें हम जो है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर में ईएमएफ। जो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है फ्रेंड, वो बेसिक दो प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी ईएमएफ और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी ईएमएफ। जो प्राइमरी बाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं E1 से, और जो सेकेंडरी बाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं E2 से। जो E1 बराबर होती है वो 4.44 F∅m/N1, जहाँ पे F क्या है तो F जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, m जो है वो मेन फ्लक्स है, और यहाँ पे N1 जो है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न है। अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाता है फ्रेंड √2 F∅m/N1। अगर हम E2 की बात करते हैं तो E2 बराबर होती है 4.44 F∅m/N2। अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो √2 ∅m/N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे N2 होगा। अगर हम बात करते हैं तो E1 और E2 जो होती है दोनों सेम फेज में होती है, और E1 और E2 जो होता है वो लैग करता है 90 डिग्री बाई मेन फ्लक्स से। अगर हम बात करते हैं मेन फ्लक्स जो होता है वह जो लैग करता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से 90 डिग्री। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है सेकेंडरी टर्न अपॉन में प्राइमरी टर्न का रेशियो को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं के से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टर्न रेशियो जो होती है सिंपल N1 अपॉन में N2 को हम लोग टर्न रेशियो कहते हैं, यानी कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न अपॉन में सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न को हम लोग टर्न रेशियो बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। उसके बाद आती है आइडियल ट्रांसफार्मर का रिलेशन। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो रिलेशन होती है E1 अपॉन में E2 इक्वल टू N1 अपॉन में N2 इक्वल टू I2 अपॉन में I1। यह रिलेशन जो होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होती है, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में E1 अपॉन में E2 इक्वल टू N1 अपॉन में N2 इक्वल टू I2 अपॉन में I2 डैश, ये जो होती है रिलेशन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए होती है। तो यहाँ पे हम ये जो देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे जो KVA रेटिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, और जो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी में अगर वैरी कराते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी में वैरी करावेंगे तो KVA जो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर में वो भी वैरी करेगा। और अगर हम मान के चलिए कि फ्रीक्वेंसी को अगर बहुत ज़्यादा रखते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो साइज होगा वह कम होगा, इस रिलेशन से पता चल रहा है। उसके बाद रेफरिंग, जो प्राइमरी बाइंडिंग को और सेकेंडरी बाइंडिंग, अगर हम प्राइमरी साइड जो होती है उसको ट्रांसफ़र करेंगे अगर सेकेंडरी साइड में, तो उसके लिए जो है क्या क्या जो है रूल होता है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए तीन चीज़ में मेनली जो होती है, तीन चीज़ को जो है रेफ़र किया जाता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं ओमिक ड्रॉप में रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और रिएक्टेंस भी ड्रॉप को हम ओमिक ड्रॉप बोलते हैं। उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद करंट, यह जो है तीन जो होती है पैरामीटर, इसी को ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइमरी साइड या तो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखिए अगर ओमिक ड्रॉप का ट्रांसफ़र अगर करना है तो इसके लिए जो है टर्न रेशियो के स्क्वायर से डिवाइड देना पड़ेगा। अगर वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना है चाहे तो किसी भी साइड, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, और आगे हम देखेंगे कि के का वैल्यू किसको कब लेंगे। तो अगर वोल्टेज को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो V अपॉन में के,
और अगर हम करंट को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें जो है टर्न रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट जो के होगा यानी कि जो टर्न रेशियो होगा वहाँ यहाँ पे क्या होगा, तो टर्न रेशियो जो डिपेंड करेगा फ्रेंड किस साइड में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि टर्न रेशियो बराबर यानी कि के बराबर जो हो सकता है वो n1 अपॉन में n2 भी हो सकता है और n2 अपॉन n1 भी हो सकता है। बट किसको कब प्रीफर करेंगे उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जिस साइड में जाएगा यानी कि जिसके घर में जाएगा, अगर सेकेंडरी को अगर प्राइमरी में ले जा रहे हैं यानी कि सेकेंडरी साइड को अगर प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं यानी कि प्राइमरी साइड रहेगा वो नीचे रहेगा और जो जाएगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यही जो है यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, उसको से आप कभी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर हमको मान के चलिए अगर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करना है तो सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करना है तो उसके लिए जो के का वैल्यू होगा वहाँ यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे n1 अपॉन में n2, यानी कि किस साइड में गया, यानी कि n2 साइड में गया यानी कि सेकेंडरी यानी कि n2 साइड में गया तो वो जो रहेगा वो नीचे रहेगा। यह जो है बेसिक जो है कंसेप्ट, उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफार्मर के लॉस को बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर में जो बेसिक जो होती है दो प्रकार की लॉस होती है, एक को बोलते हैं कोर लॉस और दूसरे को बोलते हैं कॉपर लॉस। देखिए कोर लॉस क्या होती है, कोर लॉस को हम लोग एक प्रकार का कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो होती है इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट से, यानी कि यह जो लॉस होता है एक प्रकार का कांस्टेंट लॉस होता है, यानी कि जितना नो लोड पे जो लॉस होता है उतना ही फुल लोड पे लॉस होता है। इसीलिए इस लॉस को नो लोड लॉस भी बोलते हैं, यानी कि आयरन कोर में होता है इसीलिए इसको आयरन लॉस भी बोला जाता है। कोर लॉस जो होती है बेसिक दो प्रकार के लॉस के कम्बिनेशन है। फर्स्ट को बोलते हैं ईडी करंट लॉस और सेकंड को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो देखिए यहाँ पे हम ये दोनों लॉस को देखते हैं, ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस का की पॉइंट। देखिए ईडी करंट लॉस का अगर फार्मूला हम देखें तो ईडी करंट लॉस बराबर होती है कोफिशिएंट ऑफ ईडी करंट इनटू बी एम यानी कि बी मैक्स के पावर 2 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। बी एम क्या है, यानी कि बी मैक्स क्या है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और थिकनेस के स्क्वायर। वो क्या दे देती है, यहाँ पे आ जाती है ईडी करंट लॉस का जो है ये बेसिक फार्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होती है वो उसका अगर फार्मूला को हम देखें तो ये होती है कोफिशिएंट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इनटू फ्लक्स डेंसिटी का पावर 1.6 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे दो जो है केस बनकर आती है। यदि आप फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कराते हैं और रेशियो जो होता है सप्लाई वोल्टेज और यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी का अगर जो रेशियो रहता है अगर कांस्टेंट रहता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो ईडी करंट लॉस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। यदि एफ अपॉन में भी अपॉन में एफ रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी में आप वेरिएशन कर रहे हैं बट भी अपॉन में एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है रहेगा, तो उस कंडीशन में जो ईडी करंट लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हिस्टैरिसीस लॉस में अगर हम बात करें तो भी अपॉन एफ जो रेशियो होगा अगर कांस्टेंट है तो उस समय में जो हिस्टैरिसीस लॉस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। और यदि अगर बात करें अगर भी अपॉन में एफ रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो हिस्टैरिसीस लॉस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भी के पावर 1.6 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के पावर 1.06 माइनस में होगी -0.6। ठीक, और जो कोर लॉस जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, ये भी हम बात देख लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात आगे करें तो आगे हम देखते हैं कॉपर लॉस।
कॉपर लॉस को हम लोग जो है सिंपली वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। वेरिएबल लॉस इसलिए बोलते हैं कि सप्लाई फिर यानी कि जो लोड जो होता है अगर वेरी करता है तो करंट वेरी करेगा, और करंट वेरी करने से जो कॉपर लॉस जो होती है वो वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि कॉपर लॉस जो होती है टोटल जो बाइंडिंग में जो लॉस होती है उसी को हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। और बाइंडिंग में जो लॉस कितना होती है तो I² R लॉस होती है। यानी कि करंट में अगर वेरिएशन होगा लोड करंट में तो यहाँ जाहिर सी बात है कि कॉपर लॉस में वेरिएशन होगा, और कॉपर लॉस में वेरिएशन होता है इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। अगर इसको हम अगर देखें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉपर लॉस इक्वल टू X² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। एक्स क्या है फ्रेंड? तो एक्स जो है यानी कि फ्रैक्शन ऑफ लोड है। फ्रैक्शन ऑफ लोड यदि अगर हाफ लोड के लिए अगर एक्स का वैल्यू देखें तो कितना यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2। अगर फुल लोड के लिए अगर एक्स का वैल्यू पूछे कितना रखेंगे पुट करेंगे तो 1। अगर 1/4 के लिए कितना पुट करेंगे एक्स का वैल्यू तो 1/4। तो यहाँ पे हम किसी भी लोड पे कॉपर लॉस जो होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स के जगह पे जितना जो है फ्रैक्शन ऑफ लोड कहेगा उसको पुट करके। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो कॉपर लॉस जो होती है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? करंट पे डिपेंड करता है, आगे हमने बोला भी। उसके बाद क्या है तो एट नो लोड पे कॉपर लॉस जो होती है 0 होती है। कॉपर लॉस 0 नो लोड पर इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होती है नो लोड पे बहुत कम करंट जो है 5% 2 से 5% ही करंट को नो लोड करंट ड्रॉ बनने की लेती है, इसीलिए बहुत कम करंट होता है, जिससे कि कॉपर लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में एट नो लोड पे नेग्लिजिबल होता है। अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कॉपर लॉस जो होती है मैक्सिमम कॉपर लॉस होती है। बट यही अगर हम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अगर कोर लॉस की बात करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल होता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आयरन लॉस जो होती है वह डिपेंड करती है किसको पर? तो वोल्टेज पे। बट शॉर्ट सर्किट जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम आगे देखेंगे जो टेस्टिंग में तो उसमें क्या होती है जो वोल्टेज जो होती है पर डिपेंड करता है आयरन लॉस। और हम जानते हैं कि जो वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो बहुत कम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, मात्र 5% ही वोल्टेज को अप्लाई करते हैं रेटेड वोल्टेज से। और जो है सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है वो रेटेड करंट फॉलो होने लगती है। यही कारण है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के कंडीशन में केवल और केवल कॉपर लॉस ही फाइंड हो पाती है। तो यहाँ पे हम जितना भी